चलो बेटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का आसान सवाल है। ये कह रहा है कि डाल्टन थ्योरी का बात कर रहा है और इसमें कह रहा है कि इसका इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। तो कह रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास, ये तो सही स्टेटमेंट है यार। फिर लिखा मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, तो ये तो गलत है ना यार, ये गलत स्टेटमेंट है यार, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर कह रहा कंपाउंड बाय फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, तो सही स्टेटमेंट है बेटा। फिर ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास, ये बिल्कुल गलत है यार। एक एलिमेंट का सारे एटम कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, तो ये भी सही है, ठीक है। अलग अलग जाके क्या है, जुड़ता है। तो इसमें कौन कौन गलत, फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट कौन है, ये और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है बेटा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 42% कार्बन है, 6.4% हाइड्रोजन है और बाकी क्या है, ऑक्सीजन है। और साथ में इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 342 है। तो देखो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि थोड़ा मॉलिक्यूलर मास जो आपका है 342, इससे भी थोड़ा सा क्या इसको यूज करना है। 342 जैसे अगर आप 342 जो आपका मोलिकुलर मास, अगर आप यहाँ से आप निकालेंगे 342 मोलर मास, है ना, पहले निकाल लीजिए मोलर मास, है ना, मैं बता दे रहा हूँ क्रॉस चेक करके एक दो का। जैसे मान लीजिए इसी का हम मोलर मास निकालते हैं, तो यहाँ कार्बन का मास कितना होता है बेटा, 12, और कितना कार्बन है, 14, तो 144 आ जाएगा बेटा, 144। हाइड्रोजन कितना है, 20, तो ये हो गया 164, हो गया नहीं हो गया। और ऑक्सीजन का हो गया 160, ठीक है ना, 160 हो गया, ठीक है। देखो 10 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 10 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 160। हाइड्रोजन का 20 हो गया, 180 हो गया, ठीक है। अब 180 हो गया, इधर से 144 हो गया, ठीक है ना, 144। तो अब ये 342 तो आएगा ही नहीं, आएगा बेटा, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो अगर मास तुम्हारा दिया हुआ है तो तुम क्रॉस चेक करके भी बना सकते हो, और जब इसी तरह इसका मास निकालोगे तो इसका मास 342 आएगा, 342 आएगा, ठीक। और एक बेसिक अप्रोच तो यही है कि सबसे पहले क्या निकालो, एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, 42.1 बटे 12, 12 या 36 लगभग लग गए 3.5 आएगा बेटा, लगभग मैं बोल रहा हूँ, है ना, 12 या 36 42 है। तो फिर उस तरह 6.4% कौन है, हाइड्रोजन है बेटा, 6.4% हाइड्रोजन है। 1 से डिवाइड करो तो मान लो इसको लगभग हम 6.5 लिख सकते हैं, 6.5 थोड़ा सा बढ़ा के, है ना, अप्रॉक्स के लिए। फिर बाकी हमारा क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो घटाओगे तो 42 6 48, है ना, और 48 हो गया। तो 48 अगर घटाओगे तो 51.5% तुम्हारा कौन है, ऑक्सीजन है बेटा। इसको 16 से घटाओगे तुम, ठीक है। फिर सबका रेशियो लोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे बेटर अप्रोच है, इससे बढ़िया है कि अगर तुम्हारा मोलर मास है तो वहां से चेक करोगे 342 आ रहा है, जैसे एक कट जाएगा इसमें, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ सारा कट जाएगा, एक आधा ऑप्शन कट जाएगा, है ना। दूसरा चीज एक है कि इस किसी का परसेंटेज भी साथ में चेक कर लो तुम, जैसे जो भी इसमें से आंसर होगा उसमें मत बताओ, मुझे बताओ कि कार्बन कितना परसेंट होगा, 42% होगा कि नहीं होगा, या हाइड्रोजन बोलो कितना परसेंट होगा, हाइड्रोजन 6.4% होगा कि नहीं होगा, जो भी इसमें से आंसर होगा। तो पहले तो मोलर मास से हमने छाट लिया कि ये आंसर नहीं है हमारा, आंसर हमारा ये हो सकता है, और भी एक आध चेक कर लेते हैं, दो में चेक करके दिखा देता हूँ। तो अब जैसे मान लो हमने बोला कि हमारा ये है, मान लो यहाँ पे इसका मास 342 आ रहा है, तो हमारा आंसर है कि नहीं, कैसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करो, तुम हाइड्रोजन को चेक कर लो या कार्बन को चेक कर लो, किसी एक को चेक कर लो। चलो मैं हाइड्रोजन को चेक करता हूँ। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 22 है, और ये कितना बेटा 342 है इंटू 100, यही तो इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगा बेटा, यही होगा ना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसको तुम सोल्व कर लो बेटा, गारंटी है 6.4 आएगा, ये गारंटी है 6.4 आएगा। तो पहला मोलर मास से चेक कर लो और साथ में किससे चेक कर लो, परसेंटेज से चेक कर लो, काम हो गया। मान लो तुमको किसी और का चेक करने का मन है, जैसे मान लो इसको चेक करने का मन है, तब यहाँ देखो कितना कार्बन है बेटा, 12 कार्बन है। तो 12 कार्बन का मास कितना हो गया बेटा, जरा मुझे बताओ, 120 हो गया। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 20 हो गया, और ऑक्सीजन का 192 हो गया, है ना, 12 ऑक्सीजन है ना, तो 12 ऑक्सीजन का 192 हो गया, तो 140 इधर से मास कितना हो गया, 140, है ना, और उधर से कितना हो गया, 192। तो ये जब निकालो बेटा तो 332 आएगा, ऐसे 332 आएगा, है ना,
332 आएगा। तो ये मास भी तुम्हारा क्या है, नहीं हो रहा है। तो पहले तो मोलर मास चेक करो, यहाँ मास चेक करोगे मोलर मास, यहाँ पे इसी तरह मोलर मास चेक करो, हर जगह चेक करो, तो मोलर मास से ही काम चल जाता। अगर मान लो यहाँ भी मोलर मास 342 आ जाता, ना जाता 342, तो फिर क्या चेक करो, किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज चेक कर लो। बस इस अप्रोच को मत यूज करना। कौन से अप्रोच की? इस अप्रोच को जिसमें पहले हम क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल निकालेंगे, फिर वहाँ से मोलिकुलर निकालेंगे, लेंदी हो जाता है। तो अगर मोलर मास दिया तो पहले आप मोलर मास से ही चेक कर लीजिए, हो सकता है आंसर डायरेक्ट मैच कर जाए। अगर मान लीजिए 2 का मोलर मास सेम है तो परसेंटेज दिया है ना बेटा, परसेंटेज निकाल लीजिए हाइड्रोजन का, है ना, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक तो आपको पता ही है, आगे चलते हैं। 78 में कह रहा है ना कि ये ब्लास्ट फर्नेस पे रिएक्शन हो रहा है, रिड्यूस टू आयरन मेटल, है ना। तो कह रहा है कि किसके एडिशन से नहीं डिस्टर्ब होगा। हाँ बेटा सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा यहाँ पे, तो यही होगा यहाँ पे। जो अगर आपके पास कोई सॉलिड कंपोनेंट है और उसको आप ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये सॉलिड कंपोनेंट है और यहाँ सॉलिड है ये, और सॉलिड को अगर हम ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका आंसर यही होगा 78। फिर लिखा है कि असर्शन दिया, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड एंड मोनोबेसिक एसिड ऑलवेज इतना, तो सही दिया है बेटा, अप्रॉक्स में दिया है। एक्चुअली में होता है 57.3 और किलो जूल पर इक्विवेलेंट होता है, ध्यान देना। लेकिन यहाँ मोनोबेसिक है, बैलेंस फैक्टर 1 हो गया बेटा, बैलेंस फैक्टर 1 हो गया, इनका भी और इनका भी, ये इधर जो दूसरे वाले हैं इनका भी बैलेंस फैक्टर क्या है, 1 हो गया। तो बैलेंस फैक्टर अगर 1 हो गया, इसका मतलब मोल किसके बराबर है, इक्विवेलेंट के बराबर है, मोल बराबर इक्विवेलेंट। अगर मोल इक्विवेलेंट के बराबर है तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, पर इक्विवेलेंट कहिए चाहे पर मोल कहिए। अब आगे देखिए, enthalpy of neutralization of amount of heat liberated when 1 mole of H plus furnished by acid, है ना, 1 mole of furnished by base to form 1 mole of water। बिल्कुल सही, मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो enthalpy of neutralization होता है वहाँ एसिड से क्या आता है, H प्लस आता है, और बेस से क्या आता है, वो H माइनस आता है, और यही रिएक्शन होता है बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, चलो 79 के बाद आगे देखते हैं। कह रहा है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, डाईवैलेंट एनायन और कैटायन है। तो मान लो M+2 और X-2, तो इसका फार्मूला भी mx हो जाएगा बेटा। अगर mx हो गया तो जो भी इसका लेमडा m होगा, इसका लेमडा m होगा, ये दोनों का क्या होगा, सम के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दो बेटा, तो 57 और प्लस कितना ना 73, 130। समझ रहे हो ना, जो लेमडा mx होगा, पहले तो फार्मूला बना दो, लेमडा mx बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे लेमडा m+2 और साथ में लेमडा m x-2, यही तो होगा। मान लो अगर यहाँ कुछ गुना होना होता है, जैसे M2x फार्मूला होता तो 2 तो गुना होता, तो दोनों डाईवैलेंट है तो ये फार्मूला होगा, रे फार्मूला होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, आ गया 130। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है बेटा, यहाँ से डाटा तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं बार बार कहा हूँ कि जब भी इस तरह से सवाल आए तो कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है, आप इक्वेशन बनाइए और डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन आप इस तरह से बनाइए, है ना, ताकि क्या हो, 2 क्या उसमें कट जाए। तो पहले आप इन दोनों का इक्वेशन बनाइए, दूसरा तीसरा का, ताकि ये कट जाए। तो अगर इक्वेशन की हम बात करेंगे, इन दोनों के लिए इक्वेशन बनाएंगे बेटा हम, है ना। तो क्या लिखेंगे जरा मुझे बताइए, रेट क्या है बताइए, है ना। ये देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है, माइनस रेट नहीं प्लस d/dt, लेकिन अच्छी बात है कि यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन हम यहाँ रेट का बनाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना है पहली बार में, 7.2 10⁻⁻2 बराबर हम क्या लिखेंगे बताइए, k और 0.3 की पावर x और 0.2 की पावर y। फिर अगला क्या लिखेंगे, किसी तरह से ध्यान दीजिएगा ये, हाँ। अगला लिखेंगे 2.88 इंटू 10 की पावर -2 बराबर k, फिर से 0.3 की पावर x और साथ में 0.4 की पावर y। ठीक है ना बेटा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। ये भी क्या है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पावर का भी अंतर है, पावर -1 है बेटा, ये पावर -1 है ना, और ये पावर, इसको कटाओगे तो 1/4 आएगा। ठीक है ना, इधर आ जाएगा 1/4, दिस इम्प्लाई दैट। अब बराबर इधर से कटाओगे तो 1/2 आएगा, 1/2 की पावर y आएगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई, काम खत्म हो गया। ठीक ना, चलो हो गया ये। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 आ गई, 81 हो गया ये। ठीक, अब उसके बाद हमारा ये देखना है ना, 81 के बाद हम यहाँ देखते हैं, कौन सा देखते हैं, ये वाला। ऐसा इक्वेशन होना जिसमें ये कट जाए, तो पहला चौथा इक्वेशन लो तो ए कट जाएगा। ठीक है, उस तरह इक्वेशन बना के सोल्व करोगे बेटा, है ना।
तो अब देखो ऐसे भी देख सकते हो कि ये तो सेम है, तो ये कट जाएगा ये वाला टर्म। अब ये देखो क्या गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है ना, 4 गुना, शॉर्टकट भी समझो, ये 4 गुना हुआ। रेट देखो 6 चौका 24, पावर -3 है ना, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 24 × 10 की पावर -3 लिख सकते हैं ना 2.4 को। तो ये भी देखो 4 गुना हो गया। कंसंट्रेशन 4 गुना, रेट भी 4 गुना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो एक बार सेकंड ऑर्डर, एक बार फर्स्ट ऑर्डर, होल थर्ड ऑर्डर। समझ गया ना। रेट 4 गुना, रेट 4 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन भी 4 टाइम्स, मतलब कंसंट्रेशन में कितना पावर है बेटा, 1 पावर है। तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो ना, बेसिक तो ये इक्वेशन बना के कर सकते हो। चलो, और लिखा क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज पास, है ना। तो अगर 1 कूलम चार्ज पास करोगे तो बता ना, बताया था तुम लोग, है ना, W बराबर क्या होता है, Z × I × T, Z × I × T, और I × T की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या हुआ बताओ, करंट इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है, करंट इंटू टाइम ही तो चार्ज होता है ना बेटा, Q, करंट इंटू टाइम ही क्या होता है, चार्ज होता है। तो करंट इंटू टाइम कहो चाहे Q कहो, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो W किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर, है ना। तो ये हो गया ये, हाँ। ये तो Z का डिफिनेशन होता है यार। Z होता है क्या, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास, तो यही हो गया ये। अब चलो 83 में देखते हैं। ये तुम्हारा दिया हुआ है ना। अब कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट, ठीक है। तो कह रहा ई सेल, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया बेटा। ई नोट का डाटा है, कंसंट्रेशन है नहीं, तो ई सेल तो निकाल ही नहीं सकते हैं, है ना। अब कह रहा है इसमें कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो यहाँ ध्यान दो, मैंने कहा था ना कि जब भी रिएक्शन दिया हो, है ना, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सी करना है। क्या करना है, सी करना है ना। तो चलो अब इसको हम चेक करते हैं। तो M से M+2 देखो, M से M+2, है ना, यहाँ M से M+2 होगा, ठीक है, M से M+2, इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखो M+2 से M की वैल्यू कितना दिया, 0.46। अब तुम M से M+2 बना रहे हो तो वैल्यू कितना यूज करोगे बेटा, -0.46 वैल्यू यूज करोगे, ठीक। अगली बार में फिर तुम्हारा क्या आ जाना मुझे बताओ, है ना, x(-2) की वैल्यू दी हुई है, प्लस में वैल्यू है ये, तो +0.34, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है बेटा हम लोगों को, ठीक है ना, कि थोड़ा सा जो है ओवरऑल वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं निगेटिव आएगा, वैल्यू है निगेटिव आ गया, ये -0.12 आ गया, तो मतलब ये गलत है, ये गलत हो गया, दूसरा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ निकालो बेटा, तो अब M+2 से M निकालो, M+2 से M निकालो। तो M+2 से जब M निकालोगे तो देखो यही वैल्यू दिया है क्या, M+2 से M ही तो दिया है, जो दिया है वही चाहिए। मैं कहा था कि जब भी सेल रिएक्शन दिया तो C करना है, तो M+2 से M दिया है, यहाँ भी M+2 से M चाहिए, तो वैल्यू क्या यूज करेंगे, 0.46 यूज करेंगे। x-2 से x चाहिए, और यहाँ x से x-2 दिया, तो यहाँ निगेटिव यूज करेंगे। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी बेटा, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव की पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव की पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हो गया बेटा, समझ गया ना। चलो अब आगे देखो, 20 ATM सेल, है ना, इक्वल मोल सबका दिया हुआ है बेटा, 20 ATM पे ना, मतलब -20 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर पे इक्वल मोल है सबका। तो KP पूछ रहा है ना, तो देखो सबका इक्वल मोल है, तो मान लेते हैं x मोल तुम्हारा, x मोल तुम्हारा, x मोल तुम्हारा, कह तो रहा है कि इक्वल मोल, है ना। इतना 1 ATM प्रेशर सिलेंडर फिटेड विथ इक्वल मोल, सबका इक्वल मोल है बेटा रिएक्शन पे, फॉर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जो हो रहा है उस रिएक्शन के लिए इक्वल मोल्स है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे दिया, उसी समय सबका इक्वल मोल दिया है, ठीक है। तो सबका x मोल मान लेते हैं। अब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा, जरा मुझे बताओ, 3x, अरे अपना भाई टोटल, और टोटल प्रेशर कितना दिया है, 1 है ना, टोटल प्रेशर 1 है, 1 ATM, तो ×1 तो पहले सबका x मोल माने इक्वल, फिर टोटल मोल 3x उससे डिवाइड किया तो मोल फ्रैक्शन आ गया, फिर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई किए तो मोल फ्रैक्शन आ गया 1/3, सबका प्रेशर आ गया 1/3। तो अगर सबका प्रेशर 1/3 है तो KP निकाल लो बेटा। तो KP अब क्या लिखोगे बताओ, 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 HI है, और बटे में क्या लिखोगे 1/3, और साथ में 1/3 कटिंग होगी, कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ गया। समझ गया कि नहीं समझ गया ना। तो ये छोटा सा सवाल था ये। अब देखो यहाँ मोलारिटी दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है, मोलालिटी पूछ रहा है ना। तो देखो एकदम आसान सवाल है। मोलालिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मोल। तो अगर 3 मोलर है तो 3 मोलर का क्या मतलब हुआ, 3 मोल, और कै लीटर में, 1 लीटर में। थ्री मोल कितने में, 1 लीटर में, इसका मतलब हुआ किसका,
3 मोलर का। 3 मोलर मतलब 3 मोल 1 लीटर में। अब अगर मोलालिटी निकालेंगे तो मोलवा तो 3 मोल रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सोलवेंट होता है केजी में। तो अब देखो वॉल्यूम क्या लीटर है, 3 मोल क्या लीटर में, 1 लीटर में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर है 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी से गुना कर दो बेटा 1.25। ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का क्या मोल है 3, और उसका मोलर मास कितना होता है 58.5। ठीक, और इंटू क्या कर दो 1000, क्योंकि ये तुमने मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। मास किसका, सॉल्यूट का, और ये किसका मास था, सॉल्यूशन का, और ये माइनस ये किसका मास है, ये है मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट। तो ध्यान दो 3 मोल पर लीटर, और मोलालिटी निकालना है, तो हम कहेंगे कि 3 मोल 1 लीटर में है, तो 3 मोल है 1 लीटर में, तो 1 लीटर है तो उसका डेंसिटी दिया है, तो गुना कर दिए तो सॉल्यूशन का मास पता चल गया। इतना ग्राम सॉल्यूशन में 3 मोल है। अच्छा 3 मोल है कौन, NaCl, तो 3 मोल NaCl का मास कितना होगा, तो 3 × 58.5, मतलब 3 मोल NaCl है, तो NaCl का मास पता चल गया इतना ग्राम है, और कितना ग्राम सॉल्यूशन में, इतने ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन के मास में से NaCl का मास घटाएंगे तो पानी का मास आएगा, सॉल्वेंट का मास आएगा। तो ये भी अब मोल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, इंटू 1000 कर दो, इसी को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ गया नहीं समझ गया, 3 बटे में 1000 × 1.25 माइनस 3 × 58.5 × 1000, ठीक है, सोल्व करवा जाएगा। चलो अब लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बदलना है, ठीक है, तो कैसे होगा, तो कार एक्सटर्नल वोल्टेज तुम क्या कर दो, E0 से ज़्यादा कर दो। जैसे तुम्हारा बैटरी है, यहाँ एक रिएक्शन हो रहा है एनोड कैथोड का, ऐसे बैटरी है, इस पर एक उल्टा बैटरी लगा दो। क्या लगा दो, ये तुम्हारा एक सेल है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें उल्टा बैटरी लगाओ, उल्टा पोटेंशियल जनरेट करो, ठीक है, उल्टा पोटेंशियल इतना जनरेट करो बेटा, ठीक है ना, इसके उल्टा एकदम जनरेट करो, ठीक है ना, ताकि उल्टा हो जाए। ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, एनोड से क्या होता है, कैथोड होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है ना। अब उल्टा कर दो, इतना लगाओ कि फ्लो ही बदल जाए, और तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस में चेंज है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। या सीधे कहो यहाँ सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा था, केमिकल रिएक्शन से करंट का फ्लो हो रहा था, अब तुमने इतना कर दिया, उल्टा कर दिया, इतना ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया कि करंट का फ्लो उल्टा हो गया, यानी करंट की वजह से केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो यही होता है। तो अगर ज़्यादा कर दोगे तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, जहाँ पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ रिडक्शन शुरू हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना, तो उल्टा रिएक्शन होगा मतलब, या सीधे कहो E0 सेल पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, E0 सेल निगेटिव तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है ना। तो यहाँ नेट E0 जो है निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए रेशियो ऑफ Kp/Kc दिया हुआ है, तो पहले आप डेल्टा Ng निकाल लीजिए। तो यहाँ जब डेल्टा Ng आप निकालेंगे तो 1 मोल प्रोडक्ट में है और रिएक्टेंट में 1.5 मोल हो जाएगा 1.5। ये घट के कितना आएगा बताइए, -0.5 आएगा, घट के -0.5 आएगा, ठीक है। अब आपको करना नहीं है, Kp/Kc निकालना, तो सबको पता है कि Kp बराबर क्या होता है Kc, और साथ में क्या होता है RT, और RT के पावर कितना होता है -1/2। तो सोल्व कर लो तो आ जाएगा बेटा, ये हो गया जी, ठीक है, 87 हो गया। अब 88 में देखो तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा H सब दिया हुआ है, तो कह रहा है रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एबव, किसके ऊपर स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस के लिए आपको पता है कि डेल्टा G क्या होता है बेटा, <0, यानी जो डेल्टा H है इसको किलो जूल तो किस में चेंज करो बेटा, जूल में। ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा H, माइनस आपको पता है क्या होता है T, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है बेटा 0.2। ये क्या होना चाहिए, <0। तो यहाँ से टेम्परेचर निकाल लो बेटा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर यहाँ से निकालोगे, ये इधर जाएगा ना उधर, तो क्या लिखाएगा बताओ, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4000, इधर से क्या आएगा ये, और बटा में क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। सॉल्व कर लो बेटा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया ना। अच्छा मैंने गलती कर दिया बेटा, है ना, ये किलो जूल में, इसको भी जूल में चेंज करना पड़ेगा, माई मिस्टेक। तो यहाँ भी इसको जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो 1000 से 1000 कट जाएगा, और यहाँ से इसको कटाओगे 0.2 से, तो 2000 आ जाएगा, ठीक ना। इस तरह से बन जाएगा ये, समझ रहे हो ना। ऐसा सवाल बहुत सारा क्लास में करवाया गया। चलो 88 के बाद देखो 89 में तुमको ये चीज़ को ध्यान देना है ना, कि
ये जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, ये दूरी 1.5 पिकोमीटर है बेटा, 1.5 पिकोमीटर, और ये λ/4 है, तो λ/4 कितना दिया है 1.5 पिकोमीटर, समझ रहा हो ना। ये होता है λ/2, यहाँ से आता क्या होता है λ होता है, ये है λ/2, ये भी है λ/2, ये टोटल क्या है λ होता है, और ये कितना है λ/4 है, तो λ/4 1.5 है, तो λ कितना हो जाएगा यहाँ से 6 पिकोमीटर। उसके बाद म्यू बराबर निकाल लो, तो म्यू बराबर क्या होता है बताओ, c 3 × 10⁸ और बटे में लेमडा, और लेमडा की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻12। सॉल्व कर लो बेटा इसको, तो आ जाएगा म्यू बराबर, है ना। चलो फिर when x × 10⁻² ml ऑफ मिथेनॉल एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर, है ना। तो ये डायग्राम जो दिया हुआ है ना, उसमें से आपको ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी, है ना। और इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से आप देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए साफ साफ ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका दिया हुआ है बेटा, ध्यान दीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट किसका दिया हुआ है, सॉल्वेंट, और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा, ना। तो पहले आप डेल्टा TF यहाँ से निकालिएगा, कितना 273.15 माइनस 270.65, है ना बेटा, ये आपको निकालना होगा यहाँ से डेल्टा TF, समझ गया कि नहीं समझ गया, है ना। तो ये 0.65 है बेटा, है ना। अब इसको आपको थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, समझ गया बात को ना, थोड़ा जोड़ना मतलब घटाना पड़ेगा। तो आप जब इसमें से इसको घटाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो 2.5 आएगा बेटा, 2.5 आएगा, समझ गया ना, ये डेल्टा TF। अब डेल्टा TF जब आपको पता चल गया, तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा TF यहाँ ध्यान दीजिए, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF की वैल्यू कितनी है 1.86, आई की वैल्यू कितनी है, मिथेनॉल वगैरह के लिए 1 होती है, NaCl वगैरह होगा तो वहाँ पे 2 होता है, बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन में तो वहाँ पे क्या होता है 1/2 होता है। आई KF × M मोलालिटी, मोलालिटी कैसे निकालोगे बेटा, तो x × 10⁻² क्या हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी दिया हुआ है मिथेनॉल का बेटा, कहाँ दिया डेंसिटी है, डेंसिटी दिया है, इसको 0.79 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये हो गया मास ऑफ मिथेनॉल, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो मास ऑफ मिथेनॉल हो जाएगा बटा 32 कर दो बेटा, तो ये क्या हो गया मोल ऑफ मिथेनॉल, समझ गया ना, मोल हो गया, वॉल्यूम दिया था 0.79 से मल्टीप्लाई किए तो मास ऑफ मिथेनॉल हो गया, 32 से डिवाइड किया तो मोल ऑफ मिथेनॉल हो गया। और मिथेनॉल कितने पानी में है बेटा, 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम, मतलब कितने kg पानी में है, 0.1 kg पानी में है बेटा, ठीक है, इसी को सोल्व करना है। तो 2.5 बराबर 1.86 × x × 10⁻² × 7.79 बटे में 32 और बटे में 0.1, इसी को सोल्व करोगे बेटा x आ जाएगा। और तुमको बताना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन JEE मेंस के पिछली बार के अप्रैल अटेम्प्ट के थे, ठीक है, और पेपर वहाँ भी आसान आता है, ठीक। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि JEE मेंस बनाने की ज़रूरत है, तो जिन्होंने पहले बना ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको टेस्ट हम लोग करवा लेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर नीट पूरा JEE मेंस कवर रहेगा, कॉन्फिडेंस में जाइए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है बेटा।